ओम शांति दोस्तों। आगे का सफ़र तय करने से पहले हम रिकैप करते हैं कि पिछले अध्यायों से हमने क्या क्या जाना। अभी तक प्रसारित एपिसोड से हमने जाना कि भारत ही वह अविनाशी खंड है और पुरुषोत्तम संगम युग ही वह युग है जब परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है तथा भारत विश्व की आदि दैवी संस्कृति का उद्गम स्थल है। हमारी सभी प्राचीन यादगारें भारत में ही हैं। परमात्मा ही आकर सृष्टि चक्र या वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का ज्ञान हमको देते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग ही वह वरदानी युग है जब परमात्मा नई सृष्टि सतयुग की कलम लगाते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाते हैं। हमने जाना कि परमात्मा शिव के एक ही दिव्य अवतरण और उनके विभिन्न कर्तव्यों का दशावतार के रूप में गायन और पूजन होता है। हमने यह भी जाना कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के बाद पांचवा युग पुरुषोत्तम संगम युग होता है। छठे अध्याय से हमने जाना कि हम मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर भूमिका अदा करने आए हैं, पर उसके पहले हम कहाँ थे, अपना किरदार निभाकर हम कहाँ जाएंगे। हमने यह भी जाना कि परमात्मा जब यहाँ अवतरित होते हैं तो उससे पहले वे कहाँ रहते थे, उनका पता क्या है। हमें तीनों लोकों का भी ज्ञान हुआ, परमधाम, सूक्ष्मलोक और पृथ्वीलोक। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम जानेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, आबो हवा का हमारी संस्कृति या कल्चर में क्या प्रभाव पड़ता है। सतयुग का मौसम कैसा होगा, पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, यह जानने के लिए अंत तक बने रहिए। ओम शांति साथियों, हमारा आज का 7वां अध्याय है पुरुषोत्तम संगम युग, भूगोल तथा संस्कृति के साथ संबंध। साथियों, हमारा पिछला अध्याय था सृष्टि का भूगोल, जिससे हमने जाना कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन तथा स्थूल वतन के संपूर्ण ज्ञान को समझकर ही हम सृष्टि के यथार्थ भूगोल को समझ सकते हैं। भूगोल का इतिहास तथा संस्कृति दोनों के साथ संबंध है। भूगोल 5 तत्वों की दुनिया का पूरा दर्शन कराता है। भूगोल का असर 5 तत्वों के बने शरीर पर भी पड़ता है। भूगोल का पहला प्रभाव आबो हवा, जिसे हम क्लाइमेट भी बोलते हैं, उस पर पड़ता है और आबो हवा का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। मुझे याद है कि एक बार शरद ऋतु में हम ईश्वरी सेवार्थ कुल्लू मनाली गए थे। हमने ठंड का सामना करने के लिए 2 स्वेटर पहने हुए थे, परंतु वहाँ का एक भाई साधारण कुर्ता पहनकर घूम रहा था, क्योंकि वह वहाँ के वातावरण का अभ्यस्त था। आबू पर्वत पर भी विदेशी भाई बहनों को सर्दी के दिनों में बुलाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सर्दी उनके लिए जैसे कि गर्मी का मौसम है। भारत के गर्मी के मौसम में आना और रहना उनके लिए बहुत कठिन है। एक बार काफ़ी समय से मधुबन हम माउंट आबू को बोलते हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज का मेन हेडक्वार्टर है। मधुबन में रहने वाले एक भाई अप्रैल मास में मेरे साथ दिल्ली में थे, परंतु उनसे गर्मी सहन नहीं हुई और वे वापस मधुबन आ गए। एक बार जब दादी जानकी जी मुंबई में थीं, तब रशिया के साइबेरिया प्रदेश के ईश्वरी सेवा केंद्र से टेलीफोन द्वारा समाचार मिला कि वहाँ की बहन -32 डिग्री तापमान पर ईश्वरी सेवार्थ बाहर जा रही है। भारत में अगर इतनी ठंड हो तो अवश्य ही कई बार सोचना पड़ेगा कि कैसे बाहर निकलें। कुछ वर्ष पहले मैं ब्राज़ील गया तो देखा कि ठंड से उत्पन्न बीमारियों से बचने के लिए यूरोप के अमीरों ने वहाँ अपने मकान बनाए हुए थे और आवश्यकता के समय वहाँ आकर रहते थे। इस प्रकार आबो हवा बीमारियों का भी कारण है। आबो हवा का प्रभाव शरीर के साथ साथ संस्कृति पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, गर्म प्रदेश में भक्तजन मंदिर अथवा घर में चप्पल उतार कर जाते हैं, किंतु ठंडे स्थानों के निवासियों पर यह नियम लागू नहीं है। वे चप्पल जूते सहित सभी जगह घूमते हैं। एक बार इंग्लैंड में हम विंडसर कैसल
जो कि किला है, वह देखने गए। वहाँ पर गाइड ने बताया कि इस किले में एक भी स्नान गृह बाथरूम नहीं है, क्योंकि ठंड के कारण कई लोग तो कई सालों तक स्नान नहीं करते थे। प्रातः उठकर सिर्फ अपना मुख धुलाई कर देते हैं और 6-8 मास तक वही गर्म कपड़े पहनकर रखते थे। जबकि गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की संस्कृति ऐसी है कि सबको रोज़ स्नान करना है और धुलाई किए हुए स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। लंदन के एक भाई ने, जो ईश्वरीय विद्यालय का नियमित विद्यार्थी है, बताया कि मुझे अपना कमरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुबह स्नान करता हूँ, जिससे पानी गिरने की आवाज़ से पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है। पड़ोसियों ने नगर पालिका से निवेदन किया और नगर पालिका ने मुझे आदेश दिया कि आप 8 बजे से पहले स्नान नहीं कर सकते। भारत में ऐसे पड़ोसी ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। पुराने ज़माने में यातायात के साधन बहुत कम थे। तब संस्कृति का निर्माण नदियों के आधार पर हुआ। उत्तर प्रदेश में गंगा के उत्तर और दक्षिण में रहने वालों की संस्कृति और बोली में काफ़ी अंतर दिखाई पड़ता है। गुजरात में भी नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में रहने वालों की संस्कृति में फ़र्क है। इस नदी के उत्तर में रहने वाली आदिवासी माताएं गुजरात की माताओं की तरह साड़ी पहनती हैं और दक्षिण तरफ रहने वाली आदिवासी माताएं महाराष्ट्र की माताओं की तरह धोती पहनती हैं। विदेश की दवाई बनाने वाली एक कंपनी ने शक्तिवर्धक दवाई विदेश में बेची, परंतु भारत में उसे बेचने के लिए उसके गुण धर्म में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की आबोहवा दूसरी है। विश्व में आबोहवा के इस परिवर्तन को समझकर हम चारों युगों में होने वाले आबोहवा के परिवर्तन को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। सतयुग में आज की तरह गर्मी सर्दी के मौसम नहीं होते हैं। वहाँ भूमध्य रेखा पर भी समशीतोष्ण आबोहवा होती है, मीन्स इक्वेटर की तरह टेम्परेट क्लाइमेट होता है। उसी के कारण वहाँ पर फल और अन्न बहुत होता है। वर्तमान में तो गर्मी सर्दी के तापमान में भी बहुत अंतर होता है, जिसके कारण मनुष्य के स्वभाव में भी काफ़ी चढ़ाव उतराव होता है। किंतु सतयुग में सदाबहारी मौसम होने के कारण सबके स्वभाव भी एक रस होते हैं और इसलिए वहाँ की संस्कृति भी एक रस ही होती है। सतयुग में ज़मीन पूर्ण रूप से उपजाऊ होती है। वहाँ पर कम मेहनत में बहुत ही अन्न उत्पन्न होता है। 100% समृद्धि होने के कारण वहाँ चोरी आदि नहीं होती है। आज से 60-70 वर्ष पहले अफ्रीका के युगांडा आदि देशों में भारत के लोग गए। वहाँ के आदिवासियों ने कभी खेती नहीं की थी, परंतु वहाँ भारत के लोगों ने कम मेहनत में अन्न का बहुत उत्पादन किया और जल्दी ही आर्थिक उन्नति कर ली। अमेरिका में भी कैलिफोर्निया राज्य की आबोहवा समशीतोष्ण है, मीन्स टेम्परेट क्लाइमेट है। वहाँ पर उपज की आमदनी न्यूयॉर्क जैसे ठंडे प्रदेश की खेती की आमदनी से ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ के किसान न्यूयॉर्क की भेंट में ज़्यादा समृद्ध हैं। मध्यकाल में भारत जैसे गर्म देश में मिर्च मसाले पैदा होते थे और बंजारे लोग इस प्रकार की चीज़ों को बेचने के लिए दूर दूर भ्रमण करते थे। इस प्रकार आबोहवा का धंधे और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है। सतयुग के बाद पृथ्वी धीरे धीरे अपनी धुरी पर झुकती गई। भूमध्य रेखा की आबोहवा में परिवर्तन हुआ और मानव समाज धीरे धीरे उत्तर दक्षिण ध्रुव की ओर प्रस्थान करता रहा। इस कारण पश्चिम के इतिहासकारों ने यह बताया कि संस्कृति का उद्गम अर्थात आदि स्थान मध्य एशिया है और वहाँ के रहने वाले ही सच्चे आर्य थे। उन्हीं आर्यों में से कई यूरोप में गए और कई भारत की तरफ आए। इस प्रकार सतयुग की संस्कृति का उद्गम स्थान भारत के बदले मध्य एशिया मानकर बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक भूल की गई। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर कई बार भ्रांत कल्पनाएं भी रची जाती है। देवी परिवार का एक भाई जब कॉलेज में पढ़ता था तो उसके प्रोफेसर ने सृष्टि के पदार्थों के निर्माण की तिथि तारीख के बारे में बताया और एक पत्थर दिखाकर कहा
कि यह 3000 वर्ष पुराना है। उस भाई ने उस पत्थर के 2 छोटे छोटे टुकड़े किए और एक टुकड़े को तेजाब हाइड्रोलिक एसिड में 24 घंटे रखा। बाद में 1 मास तक ज़मीन के अंदर भी गाड़ कर रखा ताकि पत्थर पर से तेजाब का प्रभाव निकल जाए। 1 मास के बाद भाई ने अपने प्रोफेसर को पत्थर दिखाया और उसकी आयु पूछी। प्रोफेसर ने वैज्ञानिक तरीके से जांच करके कहा कि यह लगभग 6000 वर्ष पुराना है। तब भाई ने कहा कि जी नहीं, यह सिर्फ 3000 वर्ष और 1 मास पुराना है। यह वही पत्थर है और फिर सारी घटना का वर्णन किया। इस प्रकार भौगोलिक बातों का प्रभाव न सिर्फ मनुष्य के ऊपर परंतु प्रकृति के 5 तत्वों पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी भूगोल का सही ज्ञान जरूरी है। इससे सिद्ध होता है कि इतिहास तथा भूगोल की वास्तविकता को जानना कितना महत्वपूर्ण है। इस वास्तविकता का ज्ञान एक परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग में क्रमवार होने वाले परिवर्तनों का सत्य ज्ञान परमात्मा ही देते हैं। विस्तार से चर्चा करें तो इस विषय पर और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, परंतु हमारा लक्ष्य है पूर्व भूमिका के रूप में सृष्टि के भूगोल, इतिहास और संस्कृति का सिंहावलोकन करना, मीन्स रेट्रोस्पेक्शन या ओवरव्यू, जिससे कि संगम युग यथार्थ स्वरूप में समझा जा सके। ओम शांति। आज के एपिसोड के लिए इतना ही दोस्तों। स्टे ट्यून फॉर मोर इंसाइट एंड अपडेट्स फॉर अवर नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज पुरुषोत्तम संगम युग ड्रामा का ज्ञान। ओम शांति।